नमस्कार। नमस्कार। संविधान की दृष्टि से भारत एक सेकुलर देश है, जहां मतलब कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन चुनाव में ध्रुवीकरण होता है, धार्मिक और जातीय दोनों भी एक तरह से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज हमारी चर्चा का यही विषय है। मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान श्री सुनील कुमार जी, जो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, लेकिन सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर बराबर बोलते और लिखते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, भारत संविधान और कानून की दृष्टि से एक सेकुलर देश है, लेकिन चुनाव आते ही धर्म और पहचान सबसे बड़े मुद्दे बन जाते हैं। कुछ लोग बहुसंख्यक और कुछ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देश के लोकतंत्र और अखंडता के लिए यह कितनी गंभीर चुनौती है? मेरा पहला सवाल सुनील कुमार जी आपसे यही है। देखिए, मेरे विचार से धर्म के आधार पर राजनीति करना भारतीय परिप्रेक्ष्य में वह उसे जायज हम नहीं ठहरा सकते हैं। और विशेष रूप से अगर हम देखें कि हमारा जो देश का विभाजन हुआ था 1947 में, वो जियोग्राफिकल से ज़्यादा वो धर्म के आधार पर कर दिया गया था। उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। तो आज़ादी के बाद जब संविधान बना, यद्यपि उस समय सेक्युलर शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन जो भी अगर आप देखें, हमारे जो नेता थे, जो एक चिंतन था, उसमें विशेष रूप से यह प्रयास किया गया था कि सरकार की, देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखा जाए, सभी लोगों को विश्वास में लिया जाए, लोगों को अपनी धर्म का अनुपालन करने की आज़ादी मिले, लेकिन राजनीति को, शासन को धर्म से अलग रखा जाए। और हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि विशेषकर अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देखते हैं, तो जिसकी बुनियाद ही धार्मिक राज्य के रूप में रखी गई थी, तो उसकी तुलना में भारत ने यह सोच समझकर कदम उठाया था। और अब 42वें संशोधन के बाद भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी, उसको वास्तव में प्रियम्बल में शामिल करके उसे एक संवैधानिक बैकग्राउंड या जो है संवैधानिक बेस प्रदान कर दिया गया। और तब से भारत की पहचान सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में बनी हुई है। तो जी, लेकिन सुनील कुमार जी, इसके बावजूद पिछले 2-3 दशक से धर्म के आधार पर, एक बहुसंख्यक धर्म के आधार पर, जो सीधे सीधे कहें तो हिंदू राष्ट्र के आधार पर देश में एक राजनीति हो रही है, और वो राजनीति चुनावी दृष्टि से लाभदायक भी हुई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत क्या हिंदू पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है? अब देखिए, मतलब अभी जो है, हम इसे कह सकते हैं कि यह एक कॉन्टेस्टेड थियरी है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या भारत अपनी सेक्युलर जो धर्मनिरपेक्ष पहचान है उसको बनाए रखेगा। अभी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है, लेकिन यह जरूर है कि जो बहुत सारी चीज़ों को जिससे हम लोग मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि भारत में सेक्युलर, भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है वो बनी रहेगी, अब वैसी बात नहीं रही। अब यहाँ पर
धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। जो दूसरी विचारधारा है उसका हर एक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर बहुत ही गंभीरता से उसका प्रतिरोध, उसका विरोध करने की आवश्यकता है। और हम केवल इस बात पर नहीं मतलब आसानी से या आराम से बैठ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या या भारत की आबादी वर्षों से जिस तरीके से चली आ रही थी कि सभी धर्म के लोग आपस में अमन चैन के साथ बैठते थे, रहते थे, अपने जीवन यापन करते थे, वह चीज भविष्य में भी चलती रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से मेरे विचार में कि वर्तमान में जो चुनौती है वह बहुत गंभीर है और इसको प्रत्येक स्टेक होल्डर, दोनों तरफ से जो है, मतलब जो लोग इसे एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य के रूप में देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो लोग इसे सेक्युलर स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में जो चुनौती है, जो कॉन्टेस्ट है, वो वर्तमान में इवनली कॉन्टेस्टेड लगता है और उसको करने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत होगी अगर हमें उसे कॉन्टेस्ट करना है और भारत लेकिन सुनील कुमार जी, बनाए रखना। जी, लेकिन सुनील कुमार जी, हमें याद है कि एक समय था जब देश में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और ज़्यादातर लोग जो सांसद, विधायक, मंत्री वो थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के इन्हीं मूल्यों से निकल करके आए थे कि हमें देश को एक धर्मनिरपेक्ष और सबके लिए देश बनाना है जिसमें डाइवर्सिटी जो है जो उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। और उस समय सवाल उठा था कि क्या राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में जाना चाहिए, नहीं चाहिए। आज हम यहाँ आगे बढ़ गए हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो एक मंदिर के उद्घाटन में पुजारी बन रहे हैं या वो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के वहाँ से एक तरह से चुनावी मैसेज दे रहे हैं और देश उसको टॉलरेट कर रहा है। ये आपने जो बताया, जो इंस्टेंसेस आपने गिनाए, ये वास्तव में दर्शाता है कि हम जहाँ से शुरुआत हुई थी 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय से और आज तक में हम लोग बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हाल के दिनों में विशेष रूप से धर्म और राज्य दोनों के बीच का जो भेद है वो मिटता हुआ दिख रहा है और वहाँ पर अधिकांश लोग चुप हैं या अधिकांश लोग इसको बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज भी मान रहे हैं। तो ऐसी दशा में जो चुनौती है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही गंभीर है और इसका जो प्रॉस एंड कॉन्स है हर एक चीज का, यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि साहब इंग्लैंड भी तो क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ पर इंग्लैंड इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन सब चीज तो बढ़िया चल रहा है, वहां पर तो एक हिंदू प्रधानमंत्री भी बन गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर भारत भी एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है। लेकिन हमें जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से इसका मतलब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरीके से इसे लोगों के बीच में संदेश को पहुंचाया जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में दिखाया जाए। जी, अल्पसंख्यक वर्ग को यहाँ न केवल सेकंड क्लास सिटीजन बल्कि अभी आपने एक लेख लिखा जिसमें कहा कि दुश्मन की तरह पेश किया जा रहा है, मतलब समान नागरिक के बजाय। क्योंकि हमारे देश में कल्पना ये थी, महात्मा गांधी को अगर हम उदाहरण लें, कि हम अपने धर्म का पालन करें, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म का आदर करें। आज ये स्थिति है कि जो सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को या दूसरे वर्गों को सीधे सीधे दुश्मन के तौर पे पेश कर रही है। और अभी हमने देखा कि जो यहाँ तक कि जो नागरिकता वाला सवाल है, उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और
और कई लोगों को आशंका यह है, कई लोगों का आरोप यह है कि धर्म के आधार पर नागरिकता छीनी भी जा रही है। ये जो कतिपय यहाँ पर हाल के दिनों में कुछ एक ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पर जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने जिस तरह की भाषा का सार्वजनिक रूप से उपयोग किया है, वो इस प्रकार के भय को बल देता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो हाल में जिस तरह से आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा रहा है, आपका जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उससे बहुत बड़ी संख्या में, मतलब अगर आप समझें तो जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें बहुत ही गंभीर चिंता का विषय सबब ये सारे बन गए हैं। और वो जो उनकी चिंता है उसे हम केवल वोट से ही नहीं दिखाएं, उसमें कहीं ना कहीं वो एक बड़े वर्ग की जो चिंता है उसको भी वो प्रतिबिंबित करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी। वो प्रयास कौन करेगा, ये नहीं, मेरा सोचना। सवाल यही है कि वो प्रयास कौन करेगा। क्या हम ये जिम्मेदारी केवल नेताओं पर छोड़ सकते हैं? क्योंकि नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को तो ये एक सबसे आसान राजनीतिक मोबिलाइजेशन का, पोलराइजेशन सबसे आसान एक टूल मिल गया है कि अब विकास पे बात नहीं करनी, रोजगार पर बात नहीं करनी, शिक्षा पे सुधार के बात नहीं करनी है, आम आदमी की वो रोजी रोटी पे बात नहीं करनी है। सीधे हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे राजनीति करें। तो नेताओं को तो से उम्मीद बहुत कम है, और बल्कि विपक्ष को भी। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को जितना इस मुद्दे पर काम करना चाहिए कर रहा है? यहाँ पर मुझे लगता है कि वर्तमान में जो विपक्षी दल भी हैं, विपक्षी पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी वैचारिक स्तर पर थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। कभी उन्हें लगता है कि तात्कालिक लाभ के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल लिया जाए, उन्हें भी मंदिर और मस्जिद जाने या चर्च जाने में परहेज नहीं होता है, जहां पर जिन्हें अवसर मिलता है वो उसका भी उपयोग कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स करनी है या फिर हम ऐसी राजनीति करें जिसमें हमें तात्कालिक लाभ हो, और उसके बाद जो ये सारे जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म और ये सारी चीजें जो हैं, उनका हम पहले सत्ता में आ जाएं, उसके बाद हम इन पर चर्चा करें। तो बहुत विपक्ष के माध्यम से भी जो पुशबैक होना चाहिए था वो हमें कहीं पर देखने को नहीं मिला। और इसी कारण जी 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 नहीं, और इसी कारण जो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें जो एक लगता है कि जो बाउंड्रीज हैं वो देख रही है, जो एक पक्ष है वो भी देख रहा है कि हम इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में तो सारी व्यवस्था दी हुई है, संविधान में तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, लॉज को हम कितना मतलब किस एक्सटेंट तक उसके लचीलेपन को हम टेस्ट करें, वो कदाचित लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अभी उसी को कमोबेश अपने अपने तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग सरकार में हैं वो लगातार और सुनियोजित रूप से एक करीब 20% यानी 5वां हिस्सा देश की आबादी को इस तरह पुश करेंगे और उसको दुश्मन या विलेन की तरह पेश करेंगे, तो इससे क्या खतरे फिर आगे आएंगे? एक कम्युनिटी में अगर कुंठा व्याप्त होगी कि उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है विकास में, या उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, बुलडोजर की राजनीति में भी वही सबसे बड़े शिकार हो रहे हैं, तो क्या खतरे देखते हैं आप?
खतरा तो इसमें अगर हम कहें तो देश की अखंडता पर और जो अक्षुण्णता है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, मुझे लगता है कि उस पर ही अंततः इस तरह की राजनीति का जो दुष्परिणाम है वो हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी पर भी असर उसका पड़ सकता है। और अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो इस तरह के कई उदाहरण मिल जाते हैं। तो खतरा बहुत बड़ा है। इसको हम मतलब भविष्य में क्या होगा नहीं होगा तात्कालिकता के स्तर पर माप करके, मतलब लाभ और हानि को माप करके हम इसे टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी राय में चुनौती ये खतरा बहुत बहुत बड़ी बड़ा है जी। सुनील कुमार जी, जो भारत का संविधान है और जिसकी व्याख्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने की कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्या लगता है आपको लेकिन कि केशवानंद भारती में ये फैसला हुआ, उसके बाद हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन वैल्यूज को बनाए रखने के लिए उसी तरह का रिगर और उसी तरह का इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखा रहे हैं? सामान्य रूप से अगर आप कहें तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड किया गया है, लेकिन कुछ एक ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं जिनमें लगता है, मतलब एज अ लेमैन, इसमें विधि विशेषज्ञ अपना अलग राय रखेंगे, लेकिन एज अ लेमैन पढ़ने पर लगता है, जैसे राम जन्मभूमि मसले में जो केस था, कि वहां पर न्यायिक प्रिंसिपल्स, जुडिशियल प्रिंसिपल्स के स्थान पर ऐसा लगा कि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पंचायत कर रही है कि चलो जैसे गांव की पंचायत होते हैं, गांव की पंचायत जैसे होता है कि चलो एक मामले में इन फैसला इनके पक्ष में कर देते हैं तो आगे के 10 मामले जो हैं हमारे बंद हो जाएंगे या रुक जाएंगे, यानी ऐसा लगता है। जिसके न्यूसेंस वैल्यू है, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराना जो है वो एक आपराधिक कृत्य था। और बहुत सारी चीजें हैं, मैंने भी जजमेंट पूरा पढ़ा, उसकी यहाँ व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में दिया जिन्होंने आपराधिक कृत्य के जिम्मेदार जो लोग थे उनके पक्ष में गया। ये सही है, और इसके कारण जो है भारत के सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर एक बहुत ही मतलब प्रश्न चिन्ह तो लगा ही, और जो एक लोग देखते थे कि जुडिशरी कस्टोडियन होगा, वहां पर कदाचित लोगों को जुडिशरी से भी निराशा हुई। तो ये एक गंभीर स्थिति बन गई है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों जगह पर जो है अभी कुछ फौरी तौर पर जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं उसको अपहोल्ड करने की दिशा में काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। कम से कम आम जनता को तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। नहीं, और जनता के मन में शक होना इसलिए भी स्वाभाविक है कि चीफ जस्टिस जो उस बेंच को प्रिसाइड कर रहे थे वो राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं सत्ताधारी दल की कृपा से। जी, ये सारे जो इंस्टेंसेस हैं, इससे लोगों के दिमाग में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उसको हम इल फाउंडेड या अनफाउंडेड हम नहीं कह सकते हैं, उनका कुछ ना कुछ बेस लगता है। उनका कुछ ना कुछ बेस लगता है। अब मैं आता हूं एक दूसरे पहलू पर कि जो संविधान हमने बनाया और खास करके चुनाव के संदर्भ में जिम्मेदारी थी, हमने एक रेफरी बनाया चुनाव आयोग, और जिसको पूरी जिम्मेदारी दी कि वो जो संविधान है और जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका हिसाब से पालन करेंगे। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग क्यों कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लगता है कि हाल के वर्षों में, क्योंकि अंत में आप और हम सभी लोग जानते हैं कि संस्थाएं व्यक्ति से बनती हैं, जो व्यक्ति तैनात होते हैं वो कितनी मजबूती से उस संस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था थी
जिसकी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता पिछले कई दशकों में, विशेष रूप से पिछले करीब 30 सालों में, 25-30 सालों में वो बनाई गई थी। अगर आप देखें तो अगर उसके पहले भी 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, किसी को ये अंदेशा नहीं था कि भारत में इतने बड़े देश में आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए जाएंगे। उस समय चुनाव 6 महीने चले थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए थे। तो 52 से जो स्थिति बनती गई, उसमें जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग है, उसकी एक विश्वसनीयता लोगों के मन में बनती गई। बीच में चैलेंजेस भी आए, जैसे आपके 60 के दशक में और 70 के दशक में कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में बूथ कैप्चरिंग एक विकराल रूप धारण कर ली थी, जिससे चुनाव परिणाम भी प्रभावित होने लगे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एज एन इंस्टीट्यूशन वो इन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, उनको कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में लगातार काम करता रहा। और टीएन सेशन के बाद से तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त आए, जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में जो शुरुआत टीएन सेशन ने की थी उसको और आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से भारतीय चुनाव आयोग की ख्याति पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के रूप में हुई। लेकिन हाल के दिनों में चुनौतियां हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन विशेष रूप से इस पर ध्यान नहीं देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है हाल के दिनों में, वो हो सकता है और गंभीर रूप अख्तियार कर ले। सुनील कुमार जी, चुनाव आयोग केवल 3 वो मेंबर नहीं है जो दिल्ली में बैठते हैं। चुनाव के लिए हमारा संविधान पूरी जो ब्यूरोक्रेसी, पूरी मशीनरी को उसके हवाले कर देता है। और जो जिले में भी काम कर रहे हैं, खास करके कटिंग एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे, विधानसभा क्षेत्र के लेवल पे, वो जो सिविल सर्वेंट्स है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हो, आपको क्या लगता है कि वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं अगर वो अपने क्षेत्र में निर्णय लें? क्योंकि निर्णय तो उनको लेना है। चुनाव आयोग तो कलम हाथ पकड़ के नहीं आपको कहेगा, एक कलेक्टर को या जो निर्वाचन अधिकारी है। वो क्यों नहीं लगता कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, केवल चुनाव आयोग के 3 मेंबर नहीं? देखिए, जिम्मेदारी जब होगी तो पूरी व्यवस्था की होगी, और कहीं ना कहीं पर जो हजारों लाखों लोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में हो, प्रिसाइडिंग अफसर के रूप में हो, ऑब्जर्वर के रूप में हो, या पुलिस के कर्मचारी हो जिनका कार्य शांतिपूर्वक मतदान कराना है, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि नियम देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन का क्या रोल होगा, और चुनाव से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उसका क्या रोल मतदान केंद्र के अंदर होगा। इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है, वह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो अभी हाल में परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा लगता है कि या तो शिथिलता है, या कहीं ना कहीं पर लोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अगर मैं कहूं कि कुछ एक उदासीनता परिलक्षित हो रही है। लेकिन साथ ही जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अंत में जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो दिशा निर्देश के लिए, वो गाइडेंस के लिए चुनाव आयोग की तरफ देखता है। और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर उसे कॉन्फ्लिक्टिंग या कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं तो वो फिर अपना जो ब्यूरोक्रेसी की एक आदत होती है टू प्ले सेफ, कि अपनी चीज जो है, अपनी कुर्सी बचाओ, अपना काम किसी तरह से निपटाओ, और जो होता है वो बाद में देखा जाएगा। तो दे बिगिन टू प्ले सेफ रादर देन बाय द रूल्स। पहले ऐसी स्थिति नहीं होती थी। पहले जहां पर चुनाव आयोग से बिल्कुल क्लियर सिग्नल्स आते थे तो ब्यूरोक्रेसी लोअर
पूरी जो आपकी लोएस्ट लेवल तक ब्यूरोक्रेसी है, वो बिल्कुल चुनाव के समय स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वो दिखाती थी। अब कदाचित उसी स्तर तक उनकी प्रतिबद्धता कुछ जगहों पर देखने को नहीं मिलती। सुनील कुमार जी, बहुत मेरा सीधा सवाल है कि और जिज्ञासा है, एंजाइटी भी है कि जब हमारा जो कानून है, विशेष करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, वो कहता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्टाचारण है, नफरत फैलाना भ्रष्टाचारण है, आईपीसी में भी वो क्राइम है, हेट, तो किसी को सजा क्यों नहीं मिलती? अब देखिए, यहाँ पर जो अभी विधिक व्यवस्था की गई है, उसमें कैंडिडेट और उसके एजेंट पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। और यहाँ पर इसी का उदाहरण जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1990 के एक केस इलेक्शन पिटीशन पर, जो महाराष्ट्र में फाइल हुआ था, और जिसमें 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो विजयी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके चुनाव को सेट असाइड कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 123 का उल्लंघन उन्होंने किया था। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिल्कुल सही आदेश था। तो वहां पर सजा मिली, चुनाव सेट असाइड हुआ, लेकिन वो कैंडिडेट का हुआ, और कैंडिडेट को भी तभी हुआ जब वो एक इलेक्शन पिटीशन किसी ने फाइल किया। अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं होता है तो जो विजयी कैंडिडेट है वो आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर उनका उल्लंघन हो रहा है, तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर का है कि वो मुकदमा कायम करे और उनको सजा दिलाए जो उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर यही है कि इस मसले पर मुझे लगता है कि, और विशेष रूप से 1989 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और धारा 29A को जोड़ करके वहां पर पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। और उसमें जो व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अन्य चीजों के अलावा भारत के सेक्युलरिज्म के प्रति उसे अपना जो है ठोस मतलब अलीजियंस उसे दिखाना होगा। तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को 1989 के बाद से दिया गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये स्टैंड लिया है, अलग अलग जो PIL वगैरह भी फाइल हुए हैं, कि साहब हम रजिस्टर तो कर सकते हैं, रजिस्टर करते के समय हम पार्टी के संविधान को देखते हैं कि उन्होंने उसमें ये सेक्युलरिज्म के प्रति, सोशलिज्म के प्रति, भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है अथवा नहीं। लेकिन हम उनको डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। यहीं पर मेरा यह मानना है कि बहुत सारी चीज़ों में, और विशेष रूप से हमने देखा है मोहिंदर सिंह गिल के मामले में, जब 1977 में पहली बार कुछ गड़बड़ियां होने पर एक पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उसे अपहोल्ड किया था। और उसके बाद जिस तरह से TN सेशन ने 1995 में पूरे बिहार राज्य का चुनाव उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, वो अपने, यद्यपि चुनाव में या किसी लॉ में उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सटेंड कर रहे थे और उसे बाद में संविधान पीठ ने भी अपहोल्ड किया था। तो मेरा यह मानना है कि जो पार्टीज के रजिस्ट्रेशन का अधिकार अगर चुनाव आयोग को मिला है, तो पार्टी को डी रजिस्टर करने का भी अधिकार चुनाव आयोग के प्रति है। और यानी जो पार्टी उल्लंघन करती हैं अपने ही शपथ का, अपने ही जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है, जो शर्तें हैं उनके रजिस्ट्रेशन की, तो उन पार्टियों को की मान्यता रद्द की जानी चाहिए, की जा सकती है। मेरे विचार से
ये ग्रे एरिया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं कि जिस प्रकार अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का या पूरे राज्य के चुनावों को इलेक्शन कमीशन ने ही पूर्व में रद्द कर दिया था और उसे संविधान पीठ ने सही ठहराया था, उन सारे अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चूंकि किसी भी लॉ में पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो वहां पर चुनाव आयोग अपने प्लेनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डी रजिस्टर कर सकता है। और ये अगर करता है और उसके बाद में अगर इसे चैलेंज किया जाता है, तब विधिक रूप से जो लीगल रूप से जो है इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मेरी राय में, और विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जब चैलेंज टू सेक्युलरिज्म और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स लोग खुलेआम करने लगे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। जब चैलेंज इतना बड़ा है तो मेरे विचार से इलेक्शन कमीशन को अपने प्लेनरी पावर्स का उपयोग करते हुए पार्टीज को डी रजिस्टर करने का पहले थ्रेटन करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो कुछ एक पार्टियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी करनी चाहिए। और उसके बाद आगे जो भी संविधान पीठ जो भी निर्णय देता है या विधायिका अगर कोई लॉ में चेंजेस करती है तो वो बात की बात है। तो ये आपने जो कहा कि ये धर्म पे आधारित जो राजनीति हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है चुनाव कानूनों का, तो सुधार के लिए क्या 1 2 3 आपको अगर जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है कि चुनाव के समय जब आपका इलेक्शन का नोटिफिकेशन होता है और जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं होता है, वो समझिए कि करीब 2 महीने का समय या 1.5 महीने का समय जो रहता है, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास असीमित अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हुए हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट या उसका एजेंट, और मेरे विचार से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अंत में वो कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ होता है, और अगर वो चुनाव जीतता है तो उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, चाहे क्योंकि वो फिर शासन में आ सकता है, राज्य की सत्ता उसके पास आ सकती है। तो ऐसी दशा में अगर करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत, जिसमें धर्म के आधार पर राजनीति करना भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगित है, इसके आधार पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला, मतलब लॉन्ग टर्म में सबसे पहला जो उपाय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें बहुत ही कठोरता के साथ इस चीज को अपने प्लेनरी पावर्स का उपयोग करते हुए कुछ पार्टियों को डी रजिस्टर करने की कार्रवाई पर विचार करे और उस पर कार्रवाई करे। दूसरा जो इसका असर होगा कि इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी चेतेंगे और या तो वो अपनी कार्यप्रणाली को सुधार करेंगे, अथवा फिर अगर उनके पास सत्ता है तो वो कोई लॉ बनाएंगे, और फिर वो जो लॉ बनाते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है या नहीं, उस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये एक जो ट्रिगर पॉइंट है इसमें, वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में पहले है कि पहले शुरुआत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल पार्टीज वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, और अंत में जुडिशरी उस पर क्या निर्णय देता है, ये सब भविष्य में फॉलो करेंगी। तो मेरा मानना है तो यही है कि इलेक्शन कमीशन को कौन जगाए, उनकी रीढ़ की हड्डी कैसे सीधी हो। अब ये चीज तो देखिए, ये चीज तो है कि जब अभी पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है पिछले 75 सालों के इतिहास में कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। वो सफल होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाना ही शो करता है कि एक जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं
उनमें से एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका इन पर, अपने अंपायर पर विश्वास नहीं रह गया है। तो ये जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, यह बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर इलेक्शन कमीशन को भी सोचना होगा कि एक बार जब वो चुनाव आयुक्त बन जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं, तो जितना उनको संवैधानिक सिक्योरिटी दी हुई है, इसके बावजूद अगर वो कार्य नहीं करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्रवाई होते रहती है और उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के प्रति मतलब जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो परे हट रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय होगा। और इस पर सभी लोगों को, जो सिविल सोसाइटी है, जो देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो आपका मीडिया है, सभी लोगों को इस पर गंभीरता से सोचने विचारने की जरूरत होगी। और चूंकि हम लोग एक जनतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो जनतंत्र में जब लोग एक संगठित रूप से किसी चीज का विरोध करते हैं, तो हम लोगों का ये मानना है कि शासन को भी, सरकार को भी उसको नोटिस में लेना पड़ता है और उस पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जनता की आवाज को दबा करके आप शासन नहीं चला सकते हैं। सुनील कुमार जी, अल्टीमेटली तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस मामले का संज्ञान ले और इलेक्शन कमीशन को याद दिलाए उनकी जिम्मेदारी और उनकी ताकत पर? इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है और उनके पास कई अवसर हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे पिटिशंस हैं जिस पर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हियरिंग हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये एक अवसर है, और जो लोगों के मन में जो एक संदेह है, उस संदेह का कारण भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर है कि वह इलेक्शन कमीशन को वो उसकी जिम्मेदारी के प्रति उसे सचेत करें और उसे अपने जजमेंट्स के माध्यम से ऐसा निर्देश दें कि इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको निर्बाध रूप से करते हुए नजर आए, प्रतीत होने चाहिए। केवल घोषणा करने से या अपनी पीठ स्वयं थपथपाने से वह बात नहीं बनती है। आम लोगों में यह भरोसा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। तो आपका कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है और सुप्रीम कोर्ट के पास अवसर भी है कि वह इन मामलों में जो जिन पर सुनवाई चल रही है उनके माध्यम से वो इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, आपने इतनी बेबाकी से, इतनी साफ गोई से और जो देश के सामने इतना ये ज्वलंत प्रश्न है उस पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।